तो आज होने वाला है तुम लोगों का क्लास नंबर 3, दैट इज मेरा ISLM मॉडल का लास्ट क्लास। अब देखो, इसमें मैंने पहले से तुम्हारा जो जो डायग्राम्स और जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिख के रख दिया, सच दैट कि समझाने में आप लोगों को थोड़ा इजी भी हो और मैं थोड़ा स्लो भी समझाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था आपका जो मेरा जो इक्विलिब्रियम है, क्या वो स्टेबल है कि नहीं है वो देखे थे। ये देखो, क्या वो स्टेबल है कि नहीं वो देखे थे। अच्छा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आया था भैया, जहां पे मेरा IS कर्व दैट इज माय गुड्स मार्केट वाला कर्व एंड माय LM कर्व दैट इज माय मॉनेटरी मार्केट वाला कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसके चलते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है और जो इनकम मुझे मिल रहा है, ये क्या होता है, ये मेरा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम इनकम होता है। ठीक है, मेरा LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है और मेरा IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या मतलब, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा IS कर्व बढ़ेगा, ठीक है, और जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा LM कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देखने वाले कि भैया ये ISLM एक्चुअली में, ये जो ISLM मॉडल है ये एक्चुअली में हम लोग पढ़ते क्यों। ठीक है, इसका मेन मोटिव है कि हम लोग ये पढ़ते क्यों, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि ISLM मॉडल हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फॉर आवर फिस्कल पॉलिसी। क्या बोला था, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी विच द गवर्नमेंट टेक्स इन ऑर्डर टू इंड्यूस इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। कि अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को ग्रो कराना है, इकोनॉमी को अगर ग्रो कराना है तो उसके चलते गवर्नमेंट को कौन कौन सा ऐसा मेजर्स लेना पड़ेगा, तो वो होता है मेरा फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है वो, मेरा फिस्कल पॉलिसी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फिस्कल पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी है अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते क्या होता है। तो याद करो, मैंने बोला था अगर फिस्कल पॉलिसी है तो हम लोग उसको मान के चलेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो। देख, फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। वन इज माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और टैक्स रेट। टैक्स रेट, टैक्स रेट में कोई चेंज होगा या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है या फिर अपना टैक्स रेट डिक्रीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी। क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज करता है और टैक्स रेट इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। क्यों एक्सपेंशनरी, मतलब कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके चलते मेरा जो इनकम है, देश का जो GDP है वो इंक्रीज कर जाए। और कॉन्ट्रैक्शन क्या मतलब है, ऐसा कौन सा पॉलिसी हो जिसके चलते मेरा इनकम डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, याद करो, मैं अभी लेके चलता हूं कि मेरा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है जिसके चलते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़। ठीक है, याद करो मैंने क्या बोला था कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वो किसको इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन को। याद करो कहाँ गया, एक सेकेंड। IS कर्व में हम लोग बोले थे कि अगर ये देखो, अगर मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वो मेरा एपी को वो करता है। देखो क्या लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम ऑटोनोमस प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जी अगर मैं इंक्रीज करूं तो मेरा AP इंक्रीज होगा, यस और नो, AP तो इंक्रीज होगा ही होगा। अब अगर AP इंक्रीज होगा तो आपको क्या लगता है, मेरा इनकम भी तो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमरेटर में अगर ये ऊपर बढ़ता है तो इनकम भी ऊपर बढ़ेगा। बट मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है और इनकम बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका बेसिकली मतलब है मेरा जो IS कर्व है वो क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कब शिफ्ट हो रहा है, जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा हूं। ठीक है, याद आया आई गेस। ये देखो यहाँ पे भी मैंने कराया था कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो उसके चलते हम लोग का ये कर्व ऊपर चला है, जिसके चलते क्या हुआ, मेरा सेविंग्स और टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते IS कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुआ है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहा है, तो वो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए थे। चलो अब देखो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है इसीलिए मेरा जो IS था, IS कर्व शिफ्ट होके अब IS1 बन चुका है। अब क्या बन चुका है, IS1।
अब IS-1 और LM-1 जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जो कि है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट और Y1 है मेरा इक्विलिब्रियम इनकम। अब ध्यान से देखना, मेरा बात ध्यान से सुनना, कि अगर मैं मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मैंने कांस्टेंट माना कि वो इंक्रीज नहीं करेगा, तब देखो तो मेरा इनकम क्या हो रहा है, तब देखो तो इनकम कहाँ पे जाके टच करे, ये हो गया, ये है मेरा इनकम, दैट इज ये ग्रीन वाला लाइन होना चाहिए मेरा इनकम। ये सुन लो, कब होगा Y1 डैश, कब होगा, जबकि ना मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट मान रहा हूँ एंड मैंने मेरा IS कर्व को ऊपर की तरफ किया, ऊपर की तरफ मैंने रखा है। बट यहाँ पे थोड़ा सा बात हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये तो नहीं हो रहा है, एक्चुअल में तो मेरा इनकम Y1 है, बट अगर मैं मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मतलब इंक्रीज होने से बचाता तो ये होना चाहिए था मेरा इनकम Y1 डैश। ठीक है, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मेरा जो इनकम है वो कम बढ़ा है, मतलब कम इंक्रीज हुआ है। क्यों कम इंक्रीज हुआ है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या मतलब है, देखो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो देश में इनकम बढ़ता है, ठीक है, इनकम बढ़ता है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ता है, और मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग को स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी को डिक्रीज करना होता है, जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना होता है। ये तो हम लोग पढ़े थे LM कर्व से, ये सुनो। अब देखो, क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इंक्रीज हुआ ताकि जाके ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बना। तो अब देखो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं दैट दे आर सीइंग दैट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज द रेट ऑफ बोरोइंग, कि अगर मैंने लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट रेट भी तो ज्यादा है। तो अगर लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या लगता है कि वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, he will obviously disinvest, he will not invest। क्यों इन्वेस्ट करेगा, जब उसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कि क्या मतलब है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, उसके चलते कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से मना कर दिए। मतलब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर हुआ वो क्राउड कर दिया, वो इकोनॉमी को क्राउड कर दिया, जिसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स बाहर निकल गए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कि इतना ज्यादा हो जो जिसके चलते कुछ इन्वेस्टर्स बाहर निकाल जाते, तो इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, चलिए अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो मेरा फिस्कल पॉलिसी है, इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ योर LM कर्व। कि LM कर्व का स्लोप कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इफेक्ट्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द LM कर्व। तो LM कर्व क्या है, LM कर्व इज dr by dy, दैट इज माइनस k डैश y बाई l डैश r। k डैश y क्या है मेरा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, और l डैश क्या है मेरा स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, है ना, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, अब चलते हैं, जब मेरा पहले ये वाला डायग्राम देखेंगे, ओनली दिस पार्ट, कि जब मेरा LM कर्व फ्लैट है, ऐसा है, फ्लैट है, नॉट स्टीप, फ्लैट, मतलब ये थोड़ा सेंसिटिव है। अब देखो क्या होता है कि जब वो सेंसिटिव है तो अगर मैंने IS कर्व, तो अभी हम लोग फ्रेम 1 मतलब ये वाला डायग्राम देखेंगे। अब देखो अगर वो सेंसिटिव हुआ मतलब फ्लैटर कर्व, ठीक है, कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा इनकम मतलब फ्लैट है, ठीक है, फ्लैटर रेट ऑफ। अब देखो कि जब मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया, IS कर्व IS1 बन गया शिफ्ट के ऊपर की तरफ। अब जब वो शिफ्ट किया देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ बट इनकम ज्यादा इंक्रीज हुआ, अब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया लेस क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली कम इंक्रीज हुआ तो बहुत पहले जो बहुत सारे लोग निकल रहे थे अब रिलेटिवली कम लोग निकल रहे, और जब अगर कम लोग निकल रहे हैं तो वो लोग ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। ये सर नो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम इंक्रीज हुआ है तो वो लोग सोच रहे ठीक है चलो मेरे लिए तो बेटर है कि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
सो दे स्टिल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। उसी के चलते आप देखो कि मेरा जो इनकम है वो पिछला वाला इस डिस्टेंस से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इसी के लिए यहाँ पे लेस क्राउडिंग आउट इफेक्ट है कि जब मेरा एलएम कर्व क्या है, सेंसिटिव है या फिर फ्लैटर है। जब वो इन इलास्टिक या फिर इनसेंसिटिव हो जाता है, जब वो इनसेंसिटिव मतलब स्टीप हो जाता है, स्टीपर कर्व स्टीप है, तब देखो क्या, तब मोर क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। मोर मतलब इससे भी ज्यादा क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेम अगर मैंने आईएस कर्व को इंक्रीज किया तो आप देखो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा से इंक्रीज कर, तो इसमें और भी बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे डिसइन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट नहीं करें, जिसके चलते इनकम बढ़ा है बट उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ा। तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं मोर क्राउडिंग आउट इफेक्ट हैपेंस when the LM curve is insensitive to the rate of interest and less crowding out effect happens when the LM curve is sensitive to the rate of interest। ठीक है, अब देखते हैं इसके दो मेन एक्सट्रीम केसेस। नंबर 1, जबकि मेरे पास लिक्विडिटी ट्रैप है। क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप। ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है भैया? देखो, जब डिप्रेशन होता है ना, जब डिप्रेशन के टाइम की, जब जहां पे इनकम लो है, इन्फ्लेशन भी लो है, लोगों के पास काम नहीं है बट बहुत ज्यादा सप्लाई पड़ा हुआ है, जब ऐसा इन डिप्रेशन का टाइम है, वहां पे गवर्नमेंट एक इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है कि जिसके नीचे जाना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसके नीचे जाना गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए देखो मैंने लिखा है आर मिनिमम। बट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लोग क्या करते हैं? लोग rather than investing they think of keeping their money in the form of कैश में रखना चाहिए वो लोग को, कि लिक्विड रखना चाहिए। अब जबकि ये इतना में रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो लोग को लगता है कि बाद में कोई अनसर्टिनिटी हो सकता है। तो अगर मैंने कि अगर मतलब डिप्रेशन के टाइम में तो यू डू नॉट नो ना व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट नॉट, तो तब वो लोग सोचते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके ऐसा कुछ अनहोनी हो सकता है जहां पे मेरा जो मनी है वो पूरा डिसॉल्व हो सकता है, कि मैंने जहां पे इन्वेस्ट किया वो पूरा खत्म हो गया। मेरा कोई प्रिकॉशन लेना चल रहा हूं मैं, कि डिप्रेशन के टाइम यू हैव टू टेक मोर एंड मोर प्रिकॉशन ना, जिसके चलते यू वुड लाइक टू हैव मोर कैश इन हैंड देन इन बैंक, है ना, कि आप जब डिप्रेशन है तो आप ज्यादा से ज्यादा कैश रखोगे rather देन बैंक में रखना पैसा। तो ये सब के चलते कि आप लिक्विड रहना चाहते हो। क्या रहना चाहते हो? लिक्विड। बट गवर्नमेंट इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट करके रखता है बट स्टिल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, स्टिल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो, अगर लिक्विडिटी ट्रैप होता है तब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? तब अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाता है, देन यू सी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होगा, बट इनकम पूरी तरीके से होगा, इनकम पूरा तरीका से बढ़ेगा। देयर विल बी नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यहाँ पे नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। कहाँ पे? यहाँ पे पूरा इनकम बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि जब लिक्विडिटी ट्रैप है, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम है। क्या? लिक्विडिटी ट्रैप के समय पीपल वुड लाइक टू टेक मोर मनी, लिक्विड मतलब मोर मनी फॉर द डेली नीड्स। ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए होगा कैश में, ठीक है। उसके पास अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के चलते वो लोग को लिक्विड होना चाहिए, पैसा रखना चाहिए। एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड की मतलब देखो क्या होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि बॉन्ड का प्राइसेस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड, बॉन्ड प्राइसेस इज इनवर्सली रिलेटेड टू माय रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड प्राइसेस डिक्रीज होगा। तो इफ आई हैव अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस बहुत हाई है। तो पीपल आर थिंकिंग कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो तब बॉन्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं भी बॉन्ड खरीदना नहीं चाहिए मुझे, है ना, मुझे बॉन्ड प्राइसेस नहीं करने थे। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा, एंड एट दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड लो बॉन्ड प्राइसेस, है ना। तो इसी के चलते इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी
स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो इन तीनों रीजन के चलते लिक्विडिटी ट्रैप होता है मार्केट में। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप है तब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड टेक expansionary fiscal policy which will lead to no crowding out effect and the income will rise to its maximum level। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये इनसेंसिटिव हुआ, मनी डिमांड क्या है? इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा एलएम कर्व जो है एकदम वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है और मैंने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेता हूं तो आप देखो कि मेरा आईएस कर्व तो चेंज हुआ है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही इफेक्ट हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम बढ़ा है, जितना बढ़ना चाहिए तो उतना ही बढ़ा, मैक्सिमम बढ़ा है, बट इनकम नहीं बढ़ा, इनकम नहीं बढ़ा। इसके चलते आप क्या देखो कि यहाँ पे फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है? फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ गया जिसके चलते प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो थे वो लोग देख रहे भैया अगर इतना ज्यादा मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है सो इट इज बेटर फॉर मी टू गेट आउट ऑफ दिस। अगर वो लोग निकल जाएगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। देखो अगर 5 रुपीज का वो लोग गवर्नमेंट अगर 5 रुपीज एक्सपेंडिचर में लगाता है जिसके चलते 5 रुपीज का ही इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, इसके चलते 5 रुपीज का ही इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है 5 रुपीज का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया और उस वहीं से ही इन्वेस्टमेंट निकल जा रहा है बाहर 5 रुपीज का, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है? जीरो। तो इसी के चलते इनकम थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा है जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो इनएफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी, कि जब एलएम कर्व इनसेंसिटिव है या फिर वर्टिकल है तब फिस्कल पॉलिसी एकदम इनसेंसिटिव होगा, कि उसमें कोई भी काम नहीं करेगा या फिर इनएफेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, अब देखो तुम लोग आइस कर्व के लिए बात कर चुके, अब बात है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी टेक्स इन द फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई या तो इंक्रीज होगा, अगर उसको बोलेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर मनी सप्लाई मेरा डिक्रीज हुआ तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो मैं हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि अगर मेरा कहाँ गया अगर मेरा मनी सप्लाई चेंज होता है तो देखो एलएम कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, एलएम कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अब देखते क्या होगा इसमें। देखो अब लेते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लिया गया है तब देखो क्या हो रहा है? एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है और मेरा इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है और मेरा इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? देखो समझो मेरा कि जब मेरा मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो एलएम कर्व में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है। अगर मेरा मनी सप्लाई बढ़ा है तो गेट माई एलएम कर्व इनटू इक्विलिब्रियम, मतलब अगर मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई करना है तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। चलो जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है उसके चलते देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड के चलते मेरा कंजम्पशन बढ़ता है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट इनकम पे हिट करता है। इनकम पे क्या हो रहा है मेरा मतलब, ये देखो ये मेरा मनी सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो अगर मेरा मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, अगर मैंने मनी सप्लाई कर्व को इंक्रीज करा दिया तब देखो क्या होगा? ये मेरा इंक्रीज हो गया। तो देखो पहले यहाँ पे था इक्विलिब्रियम, अब देखो कहाँ पे हो गया इक्विलिब्रियम, कम हो गया ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है? मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसके चलते ओवरऑल इफेक्ट क्या है? इनकम बढ़ रहा है। तो वही मेरे को यहाँ पे देखने को मिला। अब ये भी देखो मेरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है
वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट द स्लोप ऑफ द LM कर्व एंड सेकंड द स्लोप ऑफ द IS कर्व। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व एज वेल एज IS कर्व इन दोनों का स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, वेयर एज फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द LM कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन द स्लोप ऑन द स्लोप ऑफ IS कर्व। IS कर्व का स्लोप के ऊपर क्या क्या मेरा इफेक्ट्स है। IS कर्व का स्लोप क्या है, PR/dy विच इज S'(y) बाई I'। ठीक है, वो क्या है देख, अगर सेंसिटिव है मतलब सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा IS कर्व सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब देखो LM कर्व शिफ्ट हुआ क्योंकि मेरा मनी सप्लाई बढ़ा, जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ बट इनकम बढ़ा, इनकम बहुत ज्यादा से बढ़ा क्योंकि ये सेंसिटिव है मतलब अगर थोड़ा सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, और अगर जैसे ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ क्या हुआ मेरा इनकम बहुत ज्यादा से इंक्रीज हुआ। अब उसको उल्टा देखते हैं, जबकि वो ना इनसेंसिटिव है तो आप देखो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज किया बट इनकम उतने ज्यादा नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि इनसेंसिटिव है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम क्यों नहीं हो गया, तो इनकम उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। तो क्या समझ में आया, अगर मेरे पास फ्लैटर IS कर्व है then the monetary policy is more effective, and if I have a steeper IS curve the monetary policy is less effective। अब चलते हैं दूसरा केस कि जब मेरे पास वर्टिकल IS कर्व है, वर्टिकल IS कर्व मतलब जब मेरा ये है क्या, इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब मेरा इन्वेस्टमेंट इज इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या होता है देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी डिप्रेशन का। ये देखो जहाँ पे डिप्रेशन है वहां पे दो चीज हम लोग को देखने मिलता है, या तो मेरा LM कर्व विल बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मेरा IS कर्व विल बी वर्टिकल। ठीक है, तो अगर वैसा चीज होता है तो अब देखो मेरा IS कर्व वर्टिकल है, वर्टिकल क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये एकदम इफेक्ट नहीं करता, whatever the rate of interest may be my IS curve is vertical। अब देखो अगर मैंने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लिया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लिया तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ बट क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट इज इनसेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्यों ना घटा, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी एकदम इनएफेक्टिव है, जबकि ना मेरा IS कर्व वर्टिकल है, मेरा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इनएफेक्टिव है। तो ये समझ लो, कीन्स बोला था डिप्रेशन के टाइम मॉनेटरी पॉलिसी करने से कुछ भी हेल्प नहीं होगा। तो आप लोग देखा मॉनेटरी पॉलिसी जब भी मैंने इंप्लीमेंट किया कोई हेल्प नहीं हुआ, बट वहीं पे अगर मैं फिस्कल पॉलिसी यूज करता हूं तो मेरा कंप्लीट या फिर फुल इफेक्टिवनेस रहेगा, जिसके चलते इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, देयर विल बी नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखो दूसरा वाला चीज कि मेरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द LM कर्व। मैंने बोला था कि वो LM कर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है एज वेल एज IS कर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखो अगर LM कर्व में मेरा लिक्विडिटी ट्रैप है, क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप, तो दिस पार्ट इज माय लिक्विडिटी ट्रैप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप। और अगर मैंने मेरा LM कर्व को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई इंक्रीज किया तो आप देखो इस पॉइंट के बियॉन्ड मेरा LM कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मेरा जो इक्विलिब्रियम इनकम है वाई वो तो चेंज हुआ है, नहीं भैया चेंज नहीं हुआ है, ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखो जो इक्विलिब्रियम इनकम है क्या वो चेंज हुआ जैसे ही मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, नहीं चेंज नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है MP इज इनएफेक्टिव, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज इनएफेक्टिव। तो यहाँ पे लिखा मनी सप्लाई इंक्रीज होता है
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो और इनकम भी नहीं बढ़ता है, इनकम भी नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इनसेंसिटिव एलएम कर्व है, एलएम कर्व में इनसेंसिटिव है, ठीक है। अब अगर मैंने एलएम कर्व इनसेंसिटिव है मतलब वर्टिकल है ऐसा, तो अगर मैंने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो एलएम कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही वो बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, आप देखो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ और मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, वो फुल्ली इफेक्टिव है, वो फुल्ली इफेक्टिव है, ठीक है। और लास्ट नियरली हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल, नियरली हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये वाला कर्व थोड़ा सा देख लो कि इफ आई हैव, थोड़ा एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं मेरा असल मतलब क्या है। देख ऐसा है एक तो, ठीक है। एंड दिस इज आई एस कर्व, और यहाँ पे भी एक आई एस कर्व, ये दोनों आई एस कर्व मोरलेस सेम है, मैं बस दिखा रहा हूँ। दिस इज दिस पॉइंट, दिस इज E1 is nearly horizontal and E2 is nearly vertical। अगर nearly horizontal है और मैंने मेरा LM कर्व को मैंने शिफ्ट कराया, LM कर्व को अगर मैंने शिफ्ट कराया तब क्या होगा, देखो LM कर्व है शिफ्ट, अब देखो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ बट मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुआ जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, R0 से R1। और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी लेट्स से Y1 है ओरिजिनल और ये Y1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर नियरली वर्टिकल है दिस पार्ट, नियरली वर्टिकल पे मेरा ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि देखो इनकम कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, ये वाला डिस्टेंस इज मोर, इनकम कुछ ज्यादा चेंज हुआ है, बट यहाँ पे देखो ये इनकम कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंज हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा जो इनकम है वो कम चेंज हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिखा नियरली हॉराइजॉन्टल पे एमपी इज लेस इफेक्टिव, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो इनकम चेंज हुआ है वो ज्यादा है, यहाँ पे जो इनकम चेंज हुआ है वो कम है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है MP is less effective in nearly horizontal part and MP is more effective in nearly vertical वाला पार्ट, ठीक है। अब चलो, अब आते हैं आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक, दैट इज अब भैया अगर दोनों ही होता है, फिस्कल पॉलिसी भी गवर्नमेंट इनटेक करता है और आरबीआई के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी को भी अगर इनटेक करता है, तब क्या देखते हैं, तब क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी मिक्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी मिक्स। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लिया, अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेता है तो वी नो कि आईएस कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। बट अब ना गवर्नमेंट को ना ये दिख चुका है कि जैसे ही मैं अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया, तो वहीं पे गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। जब भी कि ना वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करता है तो एलएम कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट होता है, जो क्या करता है, जो कि ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज करता है, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है लोग और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, इसके चलते आप अगर देखो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, पहले एकदम ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा जो इनकम है वो सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब देर इज नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, देर इज नो क्राउडिंग, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चलते जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा था वहीं पे अगर मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है, जिसके चलते फुल इनकम में इंक्रीज है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
thus accommodating monetary policy neutralizes the crowding out effect. crowding out effect अगर मैं monetary policy में डालता हूं तो crowding out effect चला जाता है, even though I have a upward sloping LM curve. ठीक है, even though if I have a upward sloping LM curve, my crowding out effect is neutralized by a monetary policy. तो ये है आपका मेन जो था आपका मैटर, इसका मेरा ISLM कर्व. अब जो चीज मैं करने जा रहा हूं कि ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भैया ये बेसिकली ये डायग्राम के थ्रू क्या है, बट इसको तो मुझे मैथमेटिकली भी सॉल्व करना आना चाहिए. तो इसलिए अब हम लोग मैथमेटिकली 3 मल्टीप्लायर देखेंगे. 3 मल्टीप्लायर, वन इज माय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, वन इज माय टैक्स रेट मल्टीप्लायर एंड द अनदर वन इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्या है भैया? देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर लेट्स से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है तो उसके चलते एग्रीगेट डिमांड में इफेक्ट होता है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है. जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो लोगों को तो प्रोडक्शन करना आना चाहिए, डिमांड बढ़ा है तो और लेबर चाहिए, तो और लेबर हायर होता है. जब और लेबर हायर होता है तो उनको उनका इनकम मिलता है, जब उनको इनकम मिलता है तो उसके से फिर से एग्रीगेट डिमांड हिट होता है. वैसे ही फिर से जब एग्रीगेट डिमांड हिट होता है फिर लेबर बढ़ता है, और ये ना आप देखो एक स्पाइरल चलता ही जाता है, एक काइंड ऑफ एक सर्कल स्पाइरल पे चलता जाता है. तो इसका मतलब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है कि एक बार जब मैंने वन टाइम मैंने जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया तो मल्टीपल टाइम या फिर मल्टीपल राउंड्स में मेरा इनकम बढ़ रहा है. तो वो राउंड कितना है, कितना बार होना चाहिए? इज इट 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स होना चाहिए? वो हम लोग देखेंगे मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से. ठीक है, चलो देखते हैं, समझते. इक्वेशन फॉर, अच्छा ये जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे ही लिखना. तो इसके बाद वाला में मैंने स्टेप जंप किया बहुत बड़ा, तो ये आप मैंने जैसे लिखा है वैसा आप लिख सकते हो एग्जाम में. बट ये जो येलो में मैंने लिखा है ना वो आप नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने वो बस आपको समझाने के लिए लिखा है. देखो, द इक्वेशन फॉर द IS कर्व या फिर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय S y माइनस टी वाई प्लस टी वाई इक्वल्स टू IR प्लस G, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस? दिस इज लीकेज. लीकेज मतलब सेविंग्स और टैक्स, ये दोनों मेरा क्या है? लीकेज है. इकोनॉमी से इसको लीकेज बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग इंजेक्शन बोलते हैं. अब ये देखो मैंने सेविंग्स के अंदर ये क्या लिखा है? दिस इज माई डिस्पोजेबल इनकम. कि इनकम से जब मैंने टैक्स को हटा दिया, मैंने मेरा इनकम से तो मुझे टैक्स देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स. जब मैं इनकम टैक्स दे देता हूँ, जो पैसा मेरे पास बचा रहता है वही पैसा तो मैं खर्चा करता हूँ या फिर मैं सेव करता हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. तो यहाँ पे मैंने लिखा है टैक्स देने के बाद. सो दिस पार्ट इज माई लीकेज एंड दिस पार्ट इज माई इंजेक्शन. और IS कर्व के लिए क्या होना चाहिए? लीकेज शुड बी इक्वल टू माई इंजेक्शन. ठीक है, LM कर्व का इक्वेशन क्या है? LM कर्व का इक्वेशन है MP इक्वल्स टू KY बाई LR, जहां पे ये है आपका कांस्टेंट मनी सप्लाई या फिर रियल मनी सप्लाई. रियल याद रखना है, रियल है, बाई P है इसलिए आपको रियल लिखना पड़ेगा. रियल मनी सप्लाई, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. इसको मैंने इक्वेशन 2 डाला है. अब देखो, क्योंकि मुझे चेंज देखना है, क्या देखना है? चेंज. इसलिए हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, टोटल डेरिवेटिव. सो इक्वेशन 1 पे मैं अभी टोटल डेरिवेटिव कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? टोटल डेरिवेटिव. अब देखो समझे, जब मैं उसको टोटल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सो आई गेट S प्राइम dy माइनस टी डैश डी वाई, यहाँ पे ये मेरा वेरिएबल है, प्लस टी डैश डी वाई आई डैश डी आर प्लस डी जी. डी जी का बेसिकली मतलब है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैसे मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो आई आर को मैंने इस साइड लेके गया तो ये माइनस हो गया, तो मैंने उसी को लिखा. ठीक है, माइनस. और यहाँ से मैंने डी वाई को कॉमन आउट ले लिया, कॉमन आउट. इन तीनों से मैंने डी वाई को कॉमन आउट ले लिया. तो डी वाई और यहाँ से मैंने डी जी को इस साइड लेके गया, तो डी वाई बाई डी जी बिकम्स 1. ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया, जहाँ पे एस डैश क्या है? एस डैश इज डेल एस बाई डेल वाई. ठीक है, टोटल डेरिवेटिव क्या है इसका. अब चलते इक्वेशन नंबर 2 पे, इसको मैं अब टोटल डेरिवेटिव कर रहा हूँ. तो आप देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई चेंज होता है नहीं, तो जीरो होता है. तो वही मैंने किया, के डैश डी वाई
प्लस एल डैश डी आर विच इज 0। तो अगर मैं दोनों साइड को डीजी से, दोनों साइड को मैंने डीजी से डिवाइड किया है, तो आई गेट दिस थिंग, आई गेट दिस थिंग। अब हम लोग एक मैथमेटिक्स का चीज यूज करने वाले, दैट इज कॉल्ड द क्रेमर्स रूल, दैट इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। अब देखो क्रेमर्स रूल के हिसाब से अगर मेरे पास ये वाला पार्ट देखना, बस सिर्फ ये वाला पार्ट, क्रेमर्स रूल बोलता है इफ आई हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन्स, इफ आई हैव टू इक्वेशन एंड टू अननोन्स, कि देखो एक्स और वाई मेरा टू अननोन्स है और मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो x का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो चीज है ना एक इक्वल टू के बाद, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 और 6 की जगह मैंने 1 और 0 लिखा है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है 4 और 7 वो मैंने सेम लिखा है, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है वो। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट, आज में हम लोग किया डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली अब देखो कि मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन से dy बाई डी जी और dr बाई डी जी, तो मैं वही क्रेमर्स रूल लगा के dy बाई डी जी निकालता हूँ। dy बाई डी जी मतलब इस चीज को मैं 1 से रिप्लेस करूंगा और इस चीज को मैं 0 से रिप्लेस करूंगा। मैंने वही किया। आफ्टर डूइंग दैट आई गेट दिस, आई गेट एल डैश बाई दिस, ये पूरा चीज, ठीक है। अब मैं इस चीज को, पूरा चीज को L से डिवाइड करूंगा, L डैश से मैं डिवाइड किया। जब मैंने उसको L डैश से डिवाइड किया, सो आई गेट दिस। क्यों? क्योंकि L डैश से मैंने जब डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, ये वाला कट गया, और यहाँ पे L डैश नहीं, तो इसमें मैंने L डैश यहाँ पे लिख दिया, L डैश। तो दिस इज नथिंग बट माई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, और दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। क्यों? और यहाँ पे बहुत बड़ा चीज इंपॉर्टेंट है कि दिस पार्ट, ये जो है k डैश बाई एल डैश, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। कि मनी मार्केट के चलते भी एक ना एक तो राउंड चलेगा, नहीं चलेगा, या फिर कुछ तो एक इफेक्ट होगा ना मनी मार्केट का। वो जो इफेक्ट है वो हम लोग को डिनोमिनेटर में मिलता है, वो हम लोग को डिनोमिनेटर में मिलता है। और ये पूरा चीज क्या है, ये पूरा चीज पॉजिटिव है, ये पूरा चीज पॉजिटिव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी गो ऑन टू टैक्स रेट मल्टीप्लायर, टैक्स रेट मल्टीप्लायर। तो वहीं पे देखो थोड़ा समझ लो, ये मेरा IS कर्व का इक्वेशन है जहाँ पे जिसमें डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये मेरा LM कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डेरिवेटिव करता हूँ, टोटल डेरिवेटिव, सो आई गेट दिस वन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भाई ये जो DG है इसको हम लोग 0 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेंज नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं है तो वो 0 हो गया, चलो 0। यहाँ पे मैंने टी टर्म को डाला है। टी टर्म क्या है? चेंज इन माई टैक्स रेट, चेंज इन माई टैक्स रेट, तो इसलिए ये मेरा टी टर्म ऐड हुआ है, चलो ठीक है। अब इस वाला सेकेंड इक्वेशन को टोटल डेरिवेटिव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को टोटल डेरिवेटिव करके मुझे DR का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है? DR का। मैं क्या करूंगा, ये जो DR का वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 पे पुट कर दूंगा। तो मैंने वही लिखा है, सब्स्टिट्यूटिंग DR इन इक्वेशन 3 वी गेट दिस होल थिंग, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, dy जो टर्म्स है, dy जो टर्म्स है उसको मैं एक साइड में लेके जा रहा हूँ, और dt जो टर्म है उसको एक साइड लेके जा रहा हूँ। पूरा चीज से मैंने dy को कॉमन आउट कर लिया, तो dy बाई dt मुझे मिल गया, dy बाई dt। अब देखो ये माइनस है, माइनस है। लोग क्या पता है, अगर टैक्स का रेट बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। अगर टैक्स रेट डिक्रीज हुआ तो इनकम बढ़ेगा। तो यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जो माइनस साइन है वो हम लोग को बताता है कि भैया टैक्स रेट के साथ मेरा इनकम का कैसे रिलेशनशिप है, वो एक मेरा इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड दिस इज माई टैक्स रेट मल्टीप्लायर। और आज का लास्ट कौन सा होने वाला है? दिस इज माई लास्ट, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। क्या मतलब है कि जितना मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज है उतना ही मेरा टैक्स रेट में चेंज होना है। मतलब अगर मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ता है तो मेरा टैक्स रेट भी 5% से बढ़ेगा, टैक्स रेट भी मेरा 5% से बढ़ेगा। सो दैट इज माई चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज चेंज इन टैक्स रेट विच इज नोन एज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ठीक है।
हम लोग को पता है IS कर्व का ये इक्वेशन है, LM कर्व का ये इक्वेशन है, उनका मैं अगर टोटल डेरिवेटिव करूँ तो मुझे ये वाला मिलेगा। कहाँ से मिला भैया? ये वाला ऊपर से मिला है, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल डेरिवेटिव करूँ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे देखो मैंने DG इक्वल्स टू DT लिया, मतलब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू चेंज इन टैक्स रेट, ठीक है। फिर मैंने इक्वेशन 2 का टोटल डेरिवेटिव किया, ठीक है चलो, और वहीं DR को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो वही किया मैंने बेसिकली, ठीक है। आप लोग लिख लेना, ठीक है, पॉज करके फटाफट लिख लेना एक बार ऐसे, ठीक है। मैं एक बार रुक जाता हूँ, लिख लो इतना तक पहले, ठीक है। पॉज करके लिख लो एक बार फटाफट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि y वाला टर्म्स को एक साथ लेके आया और dg और dt टर्म्स को एक साथ लेके आया, और मैंने ये भी बोला dg एंड dt सेम, तो इसलिए मैंने dg को कॉमन आउट ले लिया, ठीक है। तो dy बाई dg या फिर आप लिख सकते हो dy बाई dt, दोनों सेम ही है, इज दिस एंड इट इज लेस देन 1। व्हाई इट इज लेस देन 1 भैया? देखो ये जो न्यूमरेटर है ये और ये दोनों क्या है? सेम है। अच्छा, और मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं जो कि मेरा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इट इज ऑलवेज लेस देन 1। तो बस वही है कि यू कैन सी इफ देयर इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? लेस देन 1 होगा। मतलब लेस देन 1 इन द सेंस कि अगर मेरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 5% से बड़ा है और टैक्स रेट भी 5% से बड़ा है, इनकम जो होगा वो लेट्स से 4% या 3% से बढ़ेगा, 4% या 3% से बढ़ेगा जरूर, बट लेस देन 5%। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेस देन 1। सो दिस कंप्लीट्स योर पूरा IS वाला चैप्टर। IS LM का जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे इसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे। उसका क्वेश्चन आंसर्स देखने के बाद विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल कि इसका आंसर्स कैसे लिखना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।